जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। साथियों, कल किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से आप लोगों को कल की जो करंट अफेयर्स थी वो उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन कल की जानकारी और आज की जानकारी आज आप लोगों को साथियों हमारे चैनल के माध्यम से दो वीडियो उपलब्ध हो पाएंगे। और कल की जो जानकारी है अभी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी जा रही है, और आज की जो करंट अफेयर्स होंगी साथियों इससे संबंधित जानकारी आप लोगों को प्रत्येक शाम की तरह आज शाम एक वीडियो फिर से उपलब्ध कराई जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग इन दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे और जो भी जानकारी आप लोगों को बताई जा रही है आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप सभी ऐसी जानकारियों को अपनी डायरी में जरूर नोट कर लेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को यहाँ से दी जानी है। साथियों, आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो है खेल जगत से जुड़ा हुआ और मलेशिया मास्टर्स 2025 को लेकर। साथियों, मलेशिया मास्टर्स 2025 दरअसल दोस्तों ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ठीक है। और इसका आयोजन दोस्तों जो किया गया तो इसमें भारत के स्टार बैडमिंटन प्लेयर है किदाम्बी श्रीकांत। इन्होंने दोस्तों पुरुष एकल में ये उपविजेता बने। तो साथियों दरअसल इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ से हम लोग आगे दुरुस्त करेंगे। सारी जानकारी, उपविजेता कौन है, विजेता कौन है, इन सारी जानकारी को हम लोग अच्छे तरीके से नोट करते चलेंगे। दोस्तों ऐसा है कि भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका नाम क्या है, किदाम्बी श्रीकांत। तो सबसे पहले तो आप लोग इस बात को याद रख लेंगे कि किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है। तो किदाम्बी श्रीकांत का संबंध साथियों बैडमिंटन के खेल से है, ठीक है ना। अब दोस्तों इन्होंने मलेशिया मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल वर्ग में उपविजेता का खिताब अपने नाम किया है। और फाइनल मुकाबले में उन्हें चीन के विश्व नंबर 4 खिलाड़ी सी फेंगली से हार का सामना करना पड़ा है। साथियों ऐसा है कि विश्व के नंबर 4 के जो खिलाड़ी है, क्या नाम है इनका, सिंग फेंगली, ठीक है, याद रखेंगे सी फेंगली। और ये सी फेंगली कौन है दोस्तों, तो इनका संबंध चीन से है, चीन के ये खिलाड़ी है और इन्हीं से इनको पराजय झेलनी पड़ी। और किदाम्बी श्रीकांत जो है इस टूर्नामेंट में विजेता बनने से रह गए और ये उपविजेता का खिताब इन्होंने अपने नाम किया। दोस्तों ऐसा है कि इससे पहले सेमीफाइनल का जो मुकाबला खेला गया तो सेमीफाइनल के मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत ने जापान के खिलाड़ी तनाका को सीधे गेम में हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। मतलब जापान के खिलाड़ी को सेमीफाइनल में पराजित करने के बाद किदाम्बी श्रीकांत ने फाइनल में जगह बनाई थी और जहां ये चीन के खिलाड़ी से हारकर उपविजेता का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो साथियों आगे इसके बारे में कुछ और जानते हैं। दरअसल दोस्तों किदाम्बी श्रीकांत तो एक बहुत ही फेमस प्लेयर, भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी। और साथियों मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। दरअसल इनका संबंध आंध्र प्रदेश से, इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों, इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों इनकी कुछ उपलब्धियां हैं जिसे आप लोगों को जरूर जाननी चाहिए। दरअसल दोस्तों इनकी उपलब्धियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 2021 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में दोस्तों इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था, अर्थात सिल्वर मेडल। इसके अतिरिक्त दोस्तों 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में अर्थात राष्ट्रमंडल खेलों में, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, अर्थात गोल्ड मेडल विजेता रहे उस वक्त ये। और इसके अतिरिक्त 2018 में ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने थे, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। तो हम लोग इनकी बात करें दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं भारत के स्टार बैडमिंटन प्लेयर किदाम्बी श्रीकांत की। और आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। 2021 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। अगली उपलब्धि इनकी है 2018 राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और 2018 में दोस्तों ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में भी जाने गए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो सारी जानकारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सारी जानकारी को दोस्तों आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली जानकारी देखते हैं।
यहाँ से अगली जानकारी है, जाफर पनाही को कांस फिल्म महोत्सव में सर्वोच्च सम्मान मिला। साथियों, दरअसल कांस फिल्म महोत्सव जो कि एक बहुत ही बड़ा फिल्म महोत्सव है, फ्रांस में इसका आयोजन किया जाता है। अभी पिछले दिनों साथियों फ्रांस में इसका आयोजन किया गया और इसी से रिलेटेड यहाँ पे जो जानकारी आ रही है कि जाफर पनाही को कांस फिल्म महोत्सव में सर्वोच्च सम्मान मिला है। अब दोस्तों, कांस फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो पाल्म डी ओर, ठीक है ना। तो अभी ये सम्मान जो है ईरानी फिल्म निर्माता, याद रख लेंगे, ईरानी फिल्म निर्माता है, इनका नाम क्या है? जाफर पनाही। इनको दोस्तों कांस फिल्म महोत्सव का जो 78वां संस्करण आयोजित किया गया, तो इसमें इनको सर्वोच्च सम्मान पाल्म डी ओर से नवाजा गया है। और दोस्तों, यह पुरस्कार उनकी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, जी हाँ याद रख लेंगे, इनकी जो फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इस फिल्म के लिए ही इनको यह सम्मान दिया गया है। और दोस्तों आगे बता दें कि ये जो फिल्म है ना, ईरान में राजनीतिक दमन, न्याय और मानवाधिकारों के मुद्दों पर आधारित है। और इस फिल्म के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि ये जो फिल्म है वहाँ बिना किसी सरकार की अनुमति से गुप्त रूप से इसको शूट किया गया था, अर्थात वहाँ की सरकार की बोल सकते हैं कि इनकी जानकारी से बाहर इस फिल्म को बनाई गई थी। और इसके बावजूद भी कान फिल्म महोत्सव में इस फिल्म को जब प्रेजेंटेशन वहाँ पर किया गया, यहाँ पर इसकी जब प्रस्तुति दी गई दोस्तों, इस फिल्म को, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 78वें कान फिल्म महोत्सव में, ठीक है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है किसका? कान फिल्म महोत्सव का, जिसे हम लोग पाल्म डी ओर के नाम से जानते हैं, तो इस पुरस्कार से नवाजा गया। और इस फिल्म के निर्माता कौन है? तो जाफर पनाही है, याद रख लेंगे दोस्तों, जाफर पनाही। अब दोस्तों इस कान फिल्म महोत्सव के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं। दोस्तों ऐसा है दरअसल कि कान फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में तो आप जान गए कि पाल्म डी ओर होता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों कान फिल्म महोत्सव का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, कान फिल्म महोत्सव का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है या दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार का जो नाम है ग्रैंड प्रिक्स, याद रखेंगे दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स। ये कान फिल्म महोत्सव का ये सेकंड सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। और ये ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जो ये किसे दिया गया? दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जो डेनमार्क के जोचिम ट्रियर को, याद रख लेंगे, जोचिम ट्रियर, ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध डेनमार्क से है, इनको दिया गया। और इनकी कौन सी फिल्म के लिए इनको दिया गया? दोस्तों सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए, ठीक है ना। इनकी फिल्म का नाम क्या है? सेंटिमेंटल वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए इस सम्मान को दिया गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों कान फिल्म महोत्सव के बारे में ये जो अगली जानकारी है, इसमें बेस्ट अभिनेता कौन बने? साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम आप लोग यहां से नोट कर लेंगे, वागनर मौरा, याद रखेंगे, वागनर मौरा, वागनर मौरा। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया? साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है हाप्सिया हेर्जी को, हाप्सिया हेर्जी। चलिए साथियों जानकारी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जाफर पनाही जो कि ईरानी फिल्म निर्माता है और इन्हें इनकी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए, ठीक है ना, जो पाल्म डी ओर जो कि कान फिल्म महोत्सव का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा सम्मान होता है, इस सम्मान से नवाजा गया, ठीक है। तो याद रख लेना है, नाम क्या है? जाफर पनाही। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये जो सेकंड सर्वोच्च सम्मान कान फिल्म महोत्सव का जो जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है ग्रैंड प्रिक्स के नाम से। और ये ग्रैंड प्रिक्स सम्मान किसको दिया गया? जोचिम ट्रियर को दिया गया। इनका संबंध कहाँ से? डेनमार्क से है। इनकी फिल्म कौन सी है? सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए, ठीक है ना, याद रखेंगे, सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए जोचिम ट्रियर को, जो कि डेनमार्क के हैं, इनको ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से नवाजा गया। इसके दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम इसमें आएगा दोस्तों वागनर मौरा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम क्या आ जाएगा? तो हाप्सिया हेर्जी, याद रख लेंगे, हाप्सिया हेर्जी कांस फिल्म महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुनी गई। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगली जानकारी। दोस्तों अगली जानकारी है कृषि उद्योग समागम 2025 को लेकर। अब साथियों कृषि उद्योग समागम 2025 दरअसल दोस्तों 26 से 28 मई तक
में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन दोस्तों किनके द्वारा किया गया, इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। याद रखेंगे दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कृषि उद्योग समागम 2025 का उद्घाटन किया। आयोजन कब से कब तक हुआ, मैंने आपको बताया 26 से 28 मई तक मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में। तो साथियों यहाँ पे दो प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न क्या बन सकता है, पहला तो बन सकता है कि कृषि उद्योग समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो आंसर क्या करेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश करेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों कृषि उद्योग समागम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसके बारे में बता दें कि इस आयोजन का जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से जोड़कर किसानों की आमदनी बढ़ाना। इसके अतिरिक्त यह समागम दोस्तों कृषि और उद्योग क्षेत्र के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी एक अहम प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर के साथियों एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। तो जो जानकारी दी गई है आप लोग इसे जरूर नोट कर लेंगे। पहली जानकारी जगदीप धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। दूसरी जानकारी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। और तीसरा जो है साथियों इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से जोड़कर किसानों की आमदनी को बढ़ाना। तो मूलतः इसका उद्देश्य क्या है, किसानों की आमदनी को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और साथियों बाकी इसके बारे में मैंने जो जानकारी थी आपको बता दिया है, तो इसे वीडियो को स्किप मत कीजिए, पॉज कीजिए अच्छे तरीके से या फिर वीडियो को स्लो कीजिए। तमाम जानकारी आप लोग इसे अपने डायरी पे नोट कीजिए, जरूर ऐसी जानकारियों को याद कर लीजिए ताकि आगामी परीक्षाओं में जब यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप ऐसे क्वेश्चन का हल कर सके, इसका उत्तर आप दे सके। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कौन सी जानकारी है। यहाँ से अगली जानकारी है, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली। साथियों ऐसा है कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम अर्थात यहाँ BFS की बात हो रही है दोस्तों, इसे दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली अर्थात हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली के रूप में देखा जा रहा है। साथियों ऐसा है कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, जिसे संक्षेप में हमने BFS के रूप में आपको बताया, इस नाम से अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है, जिसे पुणे स्थित, याद रखेंगे दोस्तों, जिसे पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने विकसित किया है। और यह प्रणाली दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली मानी जा रही है। और दोस्तों ये जो है ना, दरअसल BFS के बारे में लोग बात कर रहे हैं, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जो है ये 6 × 6 किलोमीटर ग्रिड पर मौसम का पूर्वानुमान देती है। अब साथियों इसके बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। तो साथियों ऐसा है कि दरअसल ये जो BFS लॉन्च किया गया, ठीक है, इसके बारे में आपको बता दें साथियों कि यह प्रणाली 30% से 64% तक की पूर्वानुमान सटीकता के साथ आती है। पूर्वानुमान सटीकता के साथ आती है। और दोस्तों इसके अतिरिक्त और जो जानकारी यहाँ से आपको बता दें कि ये जो प्रणाली विकसित की गई है इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत IITM ने विकसित किया है। IITM ने विकसित किया है। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, बात हो रही है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम की, दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली के रूप में इसे देखा जा रहा है। साथियों आपको बता दें कि इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत IITM ने विकसित किया है। इसका मतलब क्या है कि पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत इसे विकसित किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों अब इस प्रणाली की जो सटीकता है 30% से लेकर 64% तक की, ठीक है ना, मौसम भविष्यवाणी ये करती है, पूर्वानुमान सटीकता को दर्शाने का ये काम करती है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके लिए खबर बन जाता है, इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाता है, इसे जरूर याद कर लेंगे साथियों, आगामी एग्जाम्स में आपके काम आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी।
दोस्तों अगली जानकारी है, सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर। दोस्तों सुहल अर्थात जर्मनी, ठीक है ना, याद रखेंगे दोस्तों। आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन किया गया जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी का एक शहर है सुहल, या फिर इसे सूल के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ऐसा है दोस्तों कि इसके बारे में आपको बता दें कि इसमें जूनियर विश्व कप में भारत जो है पदक तालिका में साथियों शीर्ष पर आया। तो भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए, तो दोस्तों इस प्रतियोगिता में भारत को कुल 11 पदक प्राप्त हुए और भारत इस पदक तालिका में शीर्ष पर है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा देश है साथियों, दूसरे स्थान पर चीन का नाम आता है, जिसने कि इस प्रतियोगिता में सिर्फ 4 पदक जीतने का दोस्तों काम किया है। अब यहाँ से इसी के बारे में कुछ जानकारी है साथियों। भारत ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में अपने बेहतरीन प्रदर्शन को करते हुए कुल 11 पदकों को जीतने का काम किया है और पदक तालिका में दोस्तों भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब ऐसा है दोस्तों कि ये 11 पदकों में से, ठीक है ना, भारत ने कितने कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो साथियों भारत ने 3 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके साथियों 11 पदकों के साथ सूची में शीर्ष स्थान को बनाया। और साथियों इसके बाद जो चीन का स्थान है 4 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर है। तो इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये 19 से 27 मई 2025 तक सूल जर्मनी में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों 2-3 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से निकल सकती है आगामी एग्जाम्स के लिए। कौन कौन सी, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात हो सकती है कि 2025 ISSF जूनियर विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया, तो देश का नाम जर्मनी याद रखेंगे, शहर का नाम सुहल या सूल याद रख लेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, तो शीर्ष स्थान पर भारत रहा। दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि ISSF जूनियर विश्व कप में भारत को पदक तालिका में कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, तो दोस्तों आंसर यहां से क्या आ जाएगा, 3 स्वर्ण पदक भारत ने साथियों प्राप्त किए। इसी के साथ साथ पदक तालिका में दूसरा शीर्ष देश कौन सा है या दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो दूसरे नंबर पर साथियों चीन का नाम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से अगली जानकारी लेते हैं। दोस्तों अगली जानकारी है, राजनाथ सिंह ने भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए AMCA को मंजूरी दी है। अब दोस्तों राजनाथ सिंह ने भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए AMCA को साथियों मंजूरी दी है। अब दोस्तों ये AMCA क्या है, तो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट याद रखेंगे दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों एडवांस्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये इसका साथियों फुल फॉर्म है। और आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी को। साथियों ऐसा है कि देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम अर्थात AMCA, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर दिया है, के निष्पादन मॉडल को स्वीकृति प्रदान की है। और इससे पहले मार्च 2024 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसके डिजाइन और विकास को मंजूरी प्रदान कर दी थी। दोस्तों ऐसा है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, तो मार्च 2024 में ही इसके डिजाइन को लेकर के, ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो अनुमति प्रदान कर दिया गया था। इसको विकास या इसके विकास को लेकर के मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। और अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम AMCA के निष्पादन मॉडल की स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है ना साथियों। दरअसल ऐसा है आगे कि इस परियोजना का उद्देश्य अब क्या है, तो इस परियोजना का उद्देश्य है भारतीय वायुसेना की भविष्य की जरूरतों को पूरा करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। साथियों भारत जो है ये इस प्रकार के लड़ाकू विमान को स्वदेशी मॉडल पर बनाएगा, मतलब कुल मिलाकर दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता जो है वो खत्म होगी और भारत एक आत्मनिर्भरता के साथ इस क्षेत्र में काम कर पाएगा। मतलब इस प्रकार के जो भी रक्षा कार्यक्रम होते हैं या ऐसे जिस प्रकार से भी रक्षा तकनीक के जो मामले होते हैं, दूसरे देशों पर भारत की जो निर्भरता है वो कम होने के एक चांसेस यहाँ से बनती दिखाई देती है। तो साथियों एक प्रकार से देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ मामला है। साथियों यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई है जरूर से जरूर आप इसे नोट कर लेंगे, तो यहाँ पे आगामी एग्जाम्स में आपको ये काम आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जानकारी देखते हैं। साथियों अगली जानकारी है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। अब साथियों DRDO ने दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया। याद रखना है दोस्तों यहाँ पर उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। तो उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र दरअसल दोस्तों एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है, इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों DRDO के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, अर्थात रक्षा अनुसंधान विकास
राष्ट्र संगठन के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। अब दोस्तों 27 मई 2025 की बात है, ठीक है ना। 27 मई 2025 को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली स्थित मेटकॉफ हाउस में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर अर्थात QTRC का उद्घाटन किया। अब दोस्तों इसका उद्घाटन DRDO के अध्यक्ष, नाम याद रख लेना है दोस्तों, डॉक्टर समीर वी कामत। तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा किया गया। और यह केंद्र भारत में रक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेज गति से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके दोस्तों QTRC क्या है? तो QTRC का उद्देश्य भारत को क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाना है। तो दोस्तों भारत क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में, ठीक है, बेहतरीन करे, इसका एक प्रयास QTRC का है। और भारत को क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने का एक उद्देश्य जो है वो QTRC जो है ये रखने का काम करता है। तो साथियों यहाँ से अब इसके बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसी जानकारी को जरूर से जरूर नोट कर लेंगे। साथियों यहाँ पे प्रश्न कौन कौन सा बन सकता है? हाल ही में किसके द्वारा एडवांस्ड क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो पहला तो आंसर DRDO करेंगे। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत का नाम हम लोग दे देंगे। तो साथियों यहाँ से 2-3 जानकारी इंपॉर्टेंट जो है वो हो सकती है आगामी आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी दोस्तों, आर्सेनल ने बार्सिलोना को हराकर 2025 की महिला चैंपियंस लीग जीती। अब ऐसा है दोस्तों कि आर्सेनल जो कि इंग्लैंड की एक फुटबॉल क्लब है, जबकि बार्सिलोना जो है साथियों स्पेन की एक फुटबॉल क्लब है, ठीक है। और अभी हम लोग इन्हीं दोनों फुटबॉल क्लब की बात कर रहे हैं। तो आर्सेनल ने बार्सिलोना को हराकर 2025 की महिला चैंपियनशिप लीग को जीतने का काम किया है। साथियों दरअसल ऐसा है कि 24 मई 2025 को पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे, पुर्तगाल के लिस्बन में एस्टाडियो जोस अल्वालाडे स्टेडियम में खेले गए UEFA महिला चैंपियंस लीग 2025 के फाइनल मुकाबले में आर्सेनल, जैसा कि मैंने आपको बताया ये इंग्लैंड की फुटबॉल क्लब है, इसने FC बार्सिलोना जो कि स्पेन की फुटबॉल क्लब है इसे 1-0 के अंतर से हराकर खिताब को अपने नाम करने का काम किया है। दोस्तों यह आर्सेनल का दूसरा UWCL खिताब है, याद रखेंगे दोस्तों। इस प्रकार की इस प्रतियोगिता को कह सकते हैं कि जो आर्सेनल की टीम है इसने दूसरी बार साथियों जीतने का काम किया, इस खिताब को दूसरी बार अपने नाम करने का काम किया है। तो साथियों एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, याद रखेंगे दोस्तों। ये जो एकमात्र गोल दागा गया था, ये एकमात्र गोल किसके द्वारा दागा गया? तो 75वें मिनट में, जी हाँ, खेल के 75वें मिनट में स्टीना ब्लैक स्टेनियस ने, ठीक है, इस गोल को दाग करके अपनी टीम को जिताने में एक अहम भूमिका का निर्वाह किया। तो दोस्तों याद रख लेना यहाँ पर प्रतियोगिता की विनर कौन है? आर्सेनल, जबकि बार्सिलोना दोस्तों क्या है? उपविजेता है। अंतर कितने का रहा? 1-0 का रहा। तो आइए दोस्तों अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी देखते हैं। साथियों यहाँ से हमारा MCQ का सेक्शन स्टार्ट होता है और MCQ में पहला क्वेश्चन है, लेशिया मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल वर्ग के उपविजेता कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करने में कुछ परेशानी आ गई है, लगता है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट मैं इसका आंसर आपको सही बताऊंगा और आप इससे पहले देख चुके हैं, स्लाइड में हम लोग इसकी चर्चा भी कर चुके हैं और करेक्ट आंसर आपको आ रहा है। दोस्तों हम लोग इसकी बात करें, मलेशिया मास्टर, याद रखेंगे दोस्तों ये मलेशिया मास्टर, यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग एरर भी है। तो मलेशिया मास्टर 2025 में पुरुष एकल वर्ग के उपविजेता कौन बने हैं? तो साथियों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, किदाम्बी श्रीकांत, याद रखेंगे दोस्तों, किदाम्बी श्रीकांत, ठीक है। किदाम्बी श्रीकांत जो है इसमें उपविजेता बने हैं और चीन के खिलाड़ी ने इन्हें पराजित किया और इस प्रकार से किदाम्बी श्रीकांत उपविजेता बने, मतलब चीन के खिलाड़ी सी फेंगली के द्वारा पराजित होने के बाद किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता के उपविजेता बने हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जाफर पनाही को 78वें कांस फिल्म महोत्सव में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों मैंने आपको बताया जाफर पनाही कौन है, तो ईरानी फिल्म निर्माता है और साथियों ऐसा है कि जो पाम डी ओर नाम का खिताब है ये कान फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और पाम डी ओर के खिताब से ही इन्हें नवाजा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। साथियों कृषि उद्योग समागम 2025 का उद्घाटन किसने किया? अब साथियों कृषि उद्योग समागम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, यहाँ से ये जानकारी है। तो दोस्तों दरअसल इसका आंसर भी आपको पता है, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? IITM पुणे के द्वारा, ठीक है ना, IITM पुणे के द्वारा, अर्थात भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM, जिसे हम लोग संक्षेप में कह रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 2025 ISSF जूनियर विश्व कप, ठीक है, राइफल, पिस्टल या शॉटगन का पहला चरण कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया जर्मनी के शुहल में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन बी आपका साथियों यहां से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में किस कार्यक्रम के निष्पादन मॉडल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वीकृति दी है? अब दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी AMCA, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? AMCA। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है DRDO के किस अध्यक्ष ने QTRC का उद्घाटन किया? तो दोस्तों यहाँ पर DRDO के किस अध्यक्ष ने QTRC का उद्घाटन किया, अर्थात क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो किन्होंने किया? डॉक्टर समीर V कामत, जो कि वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है UEFA महिला चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता? अब दोस्तों UEFA महिला चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? आर्सेनल। याद रख लेंगे दोस्तों, आर्सेनल ने इस खिताब को अपने नाम किया है। चलिए आगे बढ़ें। और ये रहा अगला पेज, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों आज का प्रश्न कौन सा है? रेल मंत्रालय ने अगरतला और गुवाहाटी के बीच किस प्रकार की नई रेल सेवा को मंजूरी प्रदान की है? साथियों प्रश्न फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। रेल मंत्रालय ने अगरतला और गुवाहाटी के बीच किस प्रकार की नई रेल सेवा को मंजूरी प्रदान की है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक रेल सेवा, ऑप्शन सी मालगाड़ी सेवा एंड ऑप्शन डी हेरिटेज ट्रेन। दोस्तों क्या लगता है प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए अपना जवाब जरूर दीजिए, मुझे आपके जवाब की बेसब्री से प्रतीक्षा होती है। दोस्तों मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के कंटेंट से, ऐसे वीडियोस का बहुत अच्छे तरीके से लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार अपने कमेंट्स को वहां पर दर्शाते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं। बाकी के स्टूडेंट्स भी मैं जरूर आग्रह करूंगा कि ऐसे जो भी आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हो, ऐसे प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिए और अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को हमारे चैनल के माध्यम से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखिए। साथियों आपकी कोशिश निश्चित रूप से एक दिन रंग लाएगी, आपका मेहनत निश्चित रूप से आपके लिए एक सुखद परिणाम लेकर आएगा। साथियों आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।